दूसरा स्वीटनिंग एजेंट जो है उसका नाम है एस्पार्टेम। ये जो स्वीटनिंग एजेंट है एस्पार्टेम, जहाँ मैंने कहा था सैक्रिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। और अगर आप प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखें, चाहे मेडिकल चाहे इंजीनियरिंग, सबसे ज़्यादा सवाल भी इस पे पूछे गए हैं, इसलिए इससे रिलेटेड सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एस्पार्टेम वी कैन से टिल डेट इट्स द मोस्ट सक्सेसफुल artificial sweetening agent that is used by the people. That is most successful artificial sweetening agent. देखिए क्या ऐसे बनता है, तो ये एक डाइपेप्टाइड कंपाउंड से जो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दैट इज फिनाइल एलेनिन, जो कि हम लोग अमीनो एसिड में पढ़ते हैं, और एस्पार्टिक एसिड जो अमीनो एसिड में पढ़ते हैं। तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट में एक अमीनो एसिड पार्ट आता है जो कि अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि जो अल्फा कार्बन है फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन, उस पर अमीनो अटैच होता है, सब में उससे बनता है। तो मैं जिसका ये डाइपेप्टाइड फॉर्म बना रही हूँ, पहले उसको बना लेते हैं। तो ये दो चीज़ों से बनता है, फिनाइल एलेनिन जिसका फॉर्मूला होता है C6H5 CH2 C, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से अटैच होता है NH2 और इसका नाम है फिनाइल एलेनिन। उसी तरह दूसरा अमीनो एसिड जो इसको बनाता है वो है एस्पार्टिक एसिड। ये वो लिंकेज जो आपस में जोड़ के पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हो गया अल्फा कार्बन, इससे अटैच अमीनो ग्रुप, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में जितने भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो सब अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये है एस्पार्टिक एसिड। इन दोनों के लिंकेज से बनता है एस्पार्टेम। तो यहाँ से ये लॉस करेगा OH ग्रुप, यहाँ से H करेगा लॉस करेगा H ग्रुप, और यहाँ पर इसकी रिएक्शन जो होगी वो मिथाइल अल्कोहल के साथ में होगी, जिससे बनेगा ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर ईस्टर बनाता है। तो यहाँ पे ये लॉस करेगा H और ये लॉस करेगा OH। तो इस तरह यहाँ पे एक बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे एक बॉन्डिंग होगी, जिससे बनेगा एस्पार्टेम। तो चलिए फाइनली एस्पार्टेम कैसा होगा हम बनाते हैं। ये है फिनाइल एलेनिन का फॉर्म C6H5, ये रहा CH2, देखते जाइए आप लोग, ये रहा C6H5 CH2, इससे अटैच है कार्बन दैट CH, उस पर प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के फॉर्म में चुन गया है, दैट इज कॉल्ड मिथाइल ईस्टर। यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गई, ये NH2 का H लॉस्ट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा NH। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाएगा, तो ये रह जाएगा C डबल बॉन्ड O। यहाँ ये कार्बन अल्फा पोजीशन पे अटैच है NH2, और यहाँ अटैच है CH2 COH। दिस इज द फाइनली द स्ट्रक्चर ऑफ एस्पार्टेम। तो इसे कहते हैं मिथाइल ईस्टर ऑफ, मिथाइल ग्रुप का ईस्टर है। Peptide bond, it is a methyl ester of the peptide dipeptide, it is methyl ester of peptide of aspartic acid and phenylalanine. तो ये जो है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, जिसको हमने बोला
इसमें से ये जो पोर्शन है ये आया है एस्पार्टिक एसिड से, और ये जो पोर्शन है वो आया है फिनाइल एलेनिन से। तो ये मैंने कहा सबसे ज़्यादा प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, 2-3 बार लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, उसका ईस्टर बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप के साथ में, और एस्पार्टिक एसिड। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है इट इज़ 100 टाइम्स, 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज से। इसके अलावा इसकी अपनी कमियां हैं जिसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 3 कमियां जिस पे सवाल बहुत पूछे गए। पहली कमी, इट इज़ हीट सेंसिटिव, ये गर्म करने पे टूट जाता है, इसलिए आप इसे सिर्फ ठंडे खाने के लिए और जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं सिर्फ उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अनस्टेबल ऑन हीटिंग और डिकम्पोज ऑन हीटिंग, इट इज़ हीट सेंसिटिव, can use only for cold food and soft drinks. दूसरी इसकी कमी, एक बीमारी होती है बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है उसे फिनाइल कीटोयूरिया। जिनको ये बीमारी है वो लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जब डिकम्पोज हो जाता है तो फिनाइल कीटोयूरिया के लिए सेंसिटिव है, फिनाइल पायरुविक एसिड बनाता है, और ये चीज़ उन लोगों को नुकसान करती है जो फिनाइल कीटोयूरिया बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो जो फिनाइल कीटोयूरिया है, द पेशेंट्स ऑफ फिनाइल कीटोयूरिया कैन नॉट यूज इट। तो जो फिनाइल कीटोयूरिया बीमारी है जिनको कैन नॉट यूज इट, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड होके जो बनाएगा ऑक्सीडाइज्ड टू फिनाइल पायरुविक एसिड, और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड बनता है ये बहुत नुकसान करता है उन लोगों को जिन्हें फिनाइल कीटोयूरिया। एस्पार्टिक एसिड जहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बात काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मगर इसमें अपनी लिमिटेशन है। जैसे आप इसे ऐसी चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते जो खाना गर्म हो, क्योंकि ये ब्रेक हो जाता है, और इसके अलावा पेशेंट जिन्हें फिनाइल कीटोयूरिया उससे यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा अगला लिमिटेशन है कि बच्चों को ये नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है और मेंटल इम्बैलेंस कॉज करता है और डैमेज करता है, ब्रेन डैमेज, इसलिए बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो इन चिल्ड्रन it cause brain damage and mental retardation.
बच्चों में से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एस्पार्टेम जो कि एक पेप्टाइड है जो फेनाइलएलनिन और एस्पार्टिक एसिड से बनता है, मिथाइल एस्टर है, और जैसे मैंने कहा 3 कमी है, इसे गर्म खाने में यूज़ नहीं कर सकते। जिन पर्सन को फेनाइल कीटोयूरिया वो इसे यूज़ नहीं करे क्योंकि उन्हें बहुत नुकसान करता है और ये बच्चों में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेकेंड हमारा हो गया एस्पार्टेम। उसके बाद में आता है थर्ड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, इसका नाम है एलिटेम। एलिटेम इज सिमिलर टू एस्पार्टेम, उसके जैसा ही है, बस ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इतना सेंसिटिव था, गर्म करने पे टूट जाता था, ये नहीं टूटता। तो ये जो एलिटेम नाम का कंपाउंड होता है जो कि रिलेटिवली स्टेबल होता है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। जो हमारी लॉन्ग चेन है उसमें हमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में NH2 ग्रुप भी देखने के लिए मिलता है। पास वाले अल्काइल ग्रुप में मिथाइल ग्रुप भी दिखने को मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप से। ये भी एक मात्रा का अमाइड है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इट इज़ सिमिलर टू एस्पार्टेम। ये हमारा एलिटेम विच इज़ आइडेंटिकल टू एस्पार्टेम बट इज मोर स्टेबल दैन एस्पार्टेम। एस्पार्टेम जैसा है पर ये उससे ज़्यादा स्टेबल है। अब बात करते हैं इसकी स्वीटनिंग की। तो इट इज़ टू 2000 टाइम्स 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। दो 2000 गुना ज़्यादा मीठा है। और इसके और हाई स्वीटनिंग, हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्वीटनिंग एजेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि इनकी क्वांटिटी कैसे मिलाएं, क्योंकि इनकी मिठास कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है स्टेबल, पर ये इतना ज़्यादा मीठा है सुक्रोज से कि हमें डेफिनेटली बहुत प्रिकॉशनली इनकी क्वांटिटी यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सी ज़्यादा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मीठा कर सकती है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट एलिटेम। जो चौथा आता है वह है सुक्रेलोज। सुक्रेलोज वर्ड इज कम्स फ्रॉम सुक्रोज, और ये सुक्रोज का ही ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव। इट इज अ ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। मतलब सुक्रोज के ही केमिकल रिएक्शन के थ्रू इसे ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रक्चर डिस्कस किया जाता है, तो आपको मदद मिलेगी उसे याद करने के लिए। ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये फिशर रिएक्शन में जैसे मैंने कहा ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, तो ये पोजीशंस तो ऐसा सच है जो कि ग्लूकोज में होती है, अल्फा ग्लूकोज में। बिल्कुल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बस आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, मतलब OH को Cl से रिप्लेस कर दिया गया। तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव में एक तो क्लोरीन ये वाला हुआ जो यहाँ पर अटैच है। उसके बाद में नीचे आता है पेप्टाइड लिंकेज जो कि इसे मदद करता है फ्रुक्टोज से जोड़ने के लिए, क्योंकि ये हो गई ग्लूकोज यूनिट।
अल्फा ग्लूकोज यूनिट और नीचे बीटा फ्रुक्टोज यूनिट। लोग बायोमोलिक्यूल से पढ़ते हैं कि फ्यूरेनोज और पायरोनोज स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो CH2 होता है उसमें OH की जगह Cl आया है, दूसरा क्लोरीन। ये OH की पोजीशन इंटैक्ट है, एक ऊपर और एक नीचे। और यहाँ जो CH2OH होता है उसे भी आप देख सकते हैं CH2Cl है। तो इस तरह ये है फ्रुक्टोज यूनिट। तो ये जो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर 3 जो क्लोरीन लगे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इनकी जगह OH लगा दो तो सुक्रोज बन जाएगा। मतलब सुक्रेलोज जो है वो ट्राइक्लोरिक डेरिवेटिव है सुक्रोज का। इट इज सिमिलर टू सुक्रोज। प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज सिमिलर टू सुक्रोज। पहले इट इज 600 टाइम्स मोर स्वीट देन सुक्रोज। छः 600 गुना ज़्यादा मीठा है सुक्रोज से। सिमिलर टू सुक्रोज, सुक्रोज जैसा ही है पर ना तो इसमें कोई कैलोरीफिक वैल्यू है, ना ही ये दांत खराब करता है। And do not cause tooth decay. इससे दांत भी खराब नहीं होते हैं। तो हम देख सकते हैं बिल्कुल सुक्रोज जैसा है, पर सुक्रोज की जो कमियां हैं वो इसमें नहीं है, इसलिए वाइडली यूजिंग मतलब धीरे धीरे फेमस होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इट इज़ नॉट हीट सेंसिटिव, इट इज़ हीट स्टेबल। तो आप इसे गर्म खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ स्टेबल फॉर हीट। कैन यूज़ फॉर कुकिंग, इसे खाना पकाते वक्त भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा सुक्रेलोस। जो नेक्स्ट आता है हमारा वो होता है साइक्लोमेट। ये साइक्लोमेट भी एस्पार्टेन जैसा ही है प्रॉपर्टीज में, मगर स्ट्रक्चर इसका अलग है। जैसे बेंजीन की रिंग है, इस पर अटैच फंक्शनल ग्रुप NH, इसे अगेन इसे कहते हैं एनहेक्साइल। सल्फोसाइक्लोमेट। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज देखें, इट इज 7 टाइम्स
more sweet than sucrose. सात गुना ज़्यादा मीठा होता है और ये चेक किया गया है. इट्स 1:10 रेशो. इट्स 10:1 रेशो with sucrose. Provide more sweetness than एनी ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब साइक्लोमेट इतनी मिठाई से देता, सुक्रोज इतनी मिठाई से देता जितना कि इनका 10:1 रेशो देता है. मगर जब एनिमल्स पे इसका टेस्ट किया गया तो उनमें ट्यूमर आ गए, इसलिए इसे यूज़ नहीं किया जाता 10:1 रेशो में, भले ही ज़्यादा मिठास देता हो. तो एक कम यूज़ किया जाने वाला पर एक और रिएजेंट है, दैट इज साइक्लोमेट. अब लास्ट स्वीटनिंग एजेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है एल ग्लूकोज. ये समझिए नेचुरली जितने भी हम ग्लूकोज पढ़ते हैं वो डी ग्लूकोज होता है. डी इज नॉट स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रोरोटरी. एक्चुअली जो सेकेंड लास्ट कार्बन होता है अल्कोहल का, ये सेकेंड लास्ट कार्बन जिसे पांचवा कार्बन कह सकते हो, इसमें अगर OH की पोजीशन राइट साइड में हो तो उसे कहते हैं डी ग्लूकोज. और हम जितने भी ग्लूकोज खाते हैं वो डी होता है. और हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स है वो इसी तरह डिज़ाइन है कि वो सिर्फ डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं. अगर आप याद करें तो इसी चैप्टर में हमने एंजाइम एक्शन पढ़ा था, जिसे पढ़ा था कि स्पेशली ग्रूविंग होती है और जो ग्रूविंग होती है उसका शेप जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मैच होना चाहिए. तो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनका शेप जो है वो डी ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर सकता है. तो इसका ये कह सकते हैं एनेंशियोमेरिक फॉर्म होता है एल ग्लूकोज, जिसमें OH जो है वो राइट साइड में ना होकर लेफ्ट साइड में होता है. और हमारी बॉडी में एंजाइम्स ऐसे नहीं है जो उसे डाइजेस्ट कर सके. इसे मैं कॉमन कह सकती हूँ डी हेक्सो एल हेक्सोज शुगर. जितनी भी एल हेक्सोज शुगर है, क्योंकि आप ये जानते होंगे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये जो शुगर होती हैं, ये सब फ्रुक्टोज, ये जो सारी शुगर हैं ये सारी एल हेक्सोज की कैटेगरी में आएंगे, एक्सोज की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि सब में 6 कार्बन और सबके सब कार्बोहाइड्रेट है. नेचुरली जो भी मिलती हैं इनमें सेकेंड लास्ट कार्बन पे, 5वें कार्बन पे OH राइट साइड में मिलता है, जिसे हमारी बॉडी अगर डाइजेस्ट करेगी तो डेफिनेटली वो हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाएगा, जो कि टूथ डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी में वेट गेन और डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. परंतु जो भी फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है या ग्लूकोज है, जो डी है, अगर हम उसे सिंथेटिकली एल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट नहीं होंगे. और अगर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे तो हमारे ब्लड का शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, जिससे कैलोरीफिक वैल्यू की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. तो एल हेक्सोज सुक्रोज एल हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट, ओज वर्ड खुद ही कार्बोहाइड्रेट का सिंथेटिक फॉर्म है. हेक्स मतलब 6 कार्बन वाले. एग्जाम्पल में आएगा एल ग्लूकोज, एल गैलेक्टोज, एल फ्रुक्टोज एटसेट्रा. ये भी मर्स एनेंशियोमर्स है. एनेंशियोमर स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं आप, जिनकी मिरर इमेज सेम होती है पर वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होती. मिरर इमेज बनाएंगे वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी. तो जो एल ग्लूकोज होता है उसमें जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, मतलब 5वां जो कार्बन है, उस 5वें कार्बन पर OH जो है वो राइट में ना होके लेफ्ट में होता है. जैसे मैंने बताया हमारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकती,
इसलिए हम इन्हें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। जो सेकेंड पोजीशन से 5वीं और 6वीं, तो चाहे फ्रुक्टोज देख लें, चाहे गैलेक्टोज या ग्लूकोज, सब सेम होती है। ऊपर के जो कार्बन होते हैं उनमें पोजीशन वेरी होने से ही अलग अलग फॉर्म बनता है। तो इन तीनों में अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट की जगह लेफ्ट होगा तो हमारी बॉडी के एंजाइम इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, या ऐसे कैसे शरीर में जाके यूरिन से एक्सट्रेट हो जाएगा, ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा, जिससे कैलोरीफिक लेवल बढ़ने की और डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो ये हमारे सारे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट।